हेलो एवरीवन, माय नेम इज तोशी चौधरी एंड वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सदिश बीजगणित शुरू किया था। मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर है सदिश बीजगणित। उसमें हमने सदिश के बेसिक्स पढ़े थे कि सदिश क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए किस किस टाइप के सदिश होते हैं। फर्स्ट है हमारा शून्य सदिश, नल और जीरो वेक्टर। शून्य सदिश नाम से ही पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका मापांक जीरो हो उसको बोलते हैं शून्य सदिश यानी नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब क्योंकि वेक्टर जीरो है, ये भाई अगर मैं ये वेक्टर बना रही हूँ तो इसकी कोई लेंथ है छोटी सी, और छोटा कर दूंगी तो इसकी भी लेंथ है पर बहुत छोटी है, तो जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर इस बिल्कुल पॉइंट की तरह होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, और मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से इसकी दिशा भी डिसाइड नहीं की जा सकती। इसका मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो वो हमारा शून्य सदिश कहलाता है। सेकंड, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। जैसे शून्य सदिश क्या था, जिसका परिमाण शून्य हो, इसी तरीके से इकाई सदिश क्या है, जिसका परिमाण इकाई हो यानी 1 यूनिट हो, एक इकाई हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो वो हमारा इकाई सदिश कहलाता है। जैसे हम कोई भी सदिश ले लें, ए हमारा कोई सदिश है और इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। ये जो ए कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। कैप हमारा यूनिट वेक्टर को शो करता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ए कैप, इसका मतलब मैं सदिश ए का यूनिट वेक्टर यहाँ पर ले रही हूँ। तो अगर ए हमारा कोई सदिश है और उसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा ना हमारा इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसमें केवल दिशा होती है। तो हमने क्या किया, इसमें दिशा जो ए है हमारा उसमें दिशा भी थी और मैग्नीट्यूड भी था, परिमाण भी था। परिमाण से हमने डिवाइड कर दिया, बचा क्या, दिशा। दिशा बची, इसलिए हमारा ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, सह आदिम सदिश यानी को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो, हमारे कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स यानी सह आदिम सदिश। एक सदिश हमारा ये है, ठीक है, हमने नाम दे दिया ए का। जो इसका प्रारंभिक बिंदु है, इसी बिंदु से अगर हमारा कोई दूसरा सदिश स्टार्ट होता है माना बी, तो ये दोनों सदिश हमारे कहलाएंगे को इनिशियल सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु समान है। नेक्स्ट, समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर्स। देखिए वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो दो सदिशों के बराबर होने के लिए इन दोनों चीजों का बराबर होना जरूरी है। समान सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों बराबर हों। यानी अगर आपने सपोज ये बनाया कोई सदिश ए, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोई सदिश ए है मेरा, और मुझे इसी के बराबर दूसरा सदिश बनाना है तो इतनी ही लेंथ का होना चाहिए ये, ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी इसकी यही होनी चाहिए, जो उसकी है वही है। अगर ऐसी कंडीशन मेरे पास है तो हम बोल देंगे सदिश ए बराबर सदिश बी। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों चीजें बराबर होगी। नेक्स्ट, समांतर सदिश। ये तो थे हमारे समान सदिश। समांतर सदिश क्या है, समांतर सदिश में केवल दिशा का सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं। यानी ये जो मेरा सदिश था ए और इसको मैं बना लेती हूँ सदिश बी, ये दोनों मेरे समांतर सदिश हैं क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई एक और सदिश ले रही हूँ सी, ठीक है, तो ये तीनों मेरे समांतर सदिश हो गए। समांतर का निशान होता है ये, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ए समांतर हो गया बी के, समांतर हो गया सी के। तो समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, वे सदिश जो किसी समान रेखा के समांतर हों। ठीक है, कोई भी रेखा ले लीजिए, हमने मान लिया हमने ये रेखा ले ली, इसके समांतर हैं ये तीनों, इसलिए ये है समांतर सदिश। ठीक है। नेक्स्ट,
ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण के समान और दिशा विपरीत हो, ए का ऋणात्मक सदिश कहलाता है और इसे -a वेक्टर से निरूपित करते हैं। यानी कुछ नहीं, अगर हमारा ये वेक्टर है a, ठीक है, तो बिल्कुल इतनी ही लंबाई का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ये हो जाएगा हमारा -a, यानी ऋणात्मक सदिश इस वाले का, a का ऋणात्मक सदिश हो गया -a और -a का ऋणात्मक सदिश हो गया ये। तो ऋणात्मक सदिश क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे कि हमारा समान सदिश में बराबर मैग्नीट्यूड होता है, इसी तरीके से हमारा ऋणात्मक सदिशों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल विपरीत होती हैं। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, किसी की डायरेक्शन ये है, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है तो -a की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत। तो ये हमारे सदिश हैं। कुछ और सदिश अभी हमें पढ़ने हैं। मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर, ऐसा सदिश जिसके परिमाण और दिशा को बदले बिना प्रारंभिक बिंदु को अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, मुक्त सदिश कहलाता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास कोई वेक्टर है, माना ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका नाम है वेक्टर ए। देखो डायरेक्शन इसकी ये है तो डायरेक्शन इसकी हमेशा यही रहेगी, लेकिन इसको मैं इसके इनिशियल पॉइंट को यानी इसके प्रारंभिक बिंदु को कहीं और शिफ्ट करके इस वेक्टर को मैं कहीं और बना सकती हूँ। यानी इसको मैं अगर यहाँ भी बना दूंगी ना तो वो भी मेरा ए ही रहेगा, इसको मैं यहाँ भी बना दूंगी तो ये भी मेरा ए ही रहेगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मुक्त सदिश है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये मुक्त सदिश है। ठीक है, देखिए ऐसा सदिश जिसके परिमाण और दिशा को बदले बिना, ना तो हमने इसका परिमाण बदला है और ना ही हमने इसकी दिशा बदली है, उसके प्रारंभिक बिंदु को यानी इसके इनिशियल पॉइंट को एक अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके इनिशियल पॉइंट को शिफ्ट करते गए तो हमें अलग अलग जगहों पर मिलता गया। क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मुक्त सदिश। इस चैप्टर में आप जितने भी टाइप के सदिश पढ़ेंगे वो सभी मुक्त सदिश होंगे। ठीक है, लेकिन स्थानीयकृत सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर रहता है। प्रारंभिक बिंदु स्थिर रहने का मतलब क्या हो गया भाई? डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं और इसकी लेंथ भी चेंज नहीं होनी। अब इन्होंने बोल दिया कि इसका इनिशियल पॉइंट भी चेंज नहीं होना। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर ये है यहाँ पर तो वो हमेशा यही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ये यहाँ पर सिचुएट है। लेकिन हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे जब हम इनके बीजगणित पर आएंगे, हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से इनको मूव कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे वेक्टर चेंज नहीं होना, वेक्टर वही रहना चाहिए। मतलब ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। तो हम यूज़ करेंगे अपना फ्री वेक्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फ्री वेक्टर में स्थानिक और इसमें स्थानीयकृत सदिश में। x, y और z अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश। बच्चों इकाई सदिश हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक इकाई सदिश, यानी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होते हैं। बच्चों देखिए जो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से। z अक्ष के अनुदिश जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम j कैप से। और z i x अक्ष के अलोंग i, y के अलोंग j और z के अलोंग हो गया k। यानी i कैप, j कैप और k कैप हमारे यूनिट वेक्टर हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अलोंग। अब हमें अगर मैं ये बोलूं कि मुझे मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ 3 इकाई की डिस्टेंस कवर करनी है तो मैं कितनी डिस्टेंस कवर करूंगी? 3i। ये जो 3 है ये है मेरा मैग्नीट्यूड और ये जो मेरा i है, क्योंकि इकाई सदिश है इसलिए इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। यानी इस सदिश का मैग्नीट्यूड तो हो गया 3 और डायरेक्शन हो गई x अक्ष। ठीक है, तो 3i का मतलब है कि हम लोग x अक्ष की डायरेक्शन में 3 इकाई की दूरी कवर कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे y अक्ष की दिशा में 3 इकाई की दूरी कवर करनी है, तो हम दूरी कवर करेंगे इतना। ये y अक्ष की दिशा में हो गई 3 इकाई की दूरी, ये मैग्नीट्यूड, और ये हो गई y अक्ष की डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं 3 इकाई की दूरी z अक्ष की डायरेक्शन में कवर करूँगी, तो इसका मतलब वेक्टर की फॉर्म में मैं कवर कर रही हूँ ये 3k इकाई। ठीक है। तो हमारा जितना भी वेक्टर अलजेब्रा होगा उसमें हम आई कैप, जे कैप और के कैप इन्हीं की हेल्प से डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे 2D तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर की बात करूं और यहाँ पर ले लूं एक बिंदु PXY, ठीक है। x क्या होगा हमारा, x होगी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये x हो गई, और y होगी मेरी ये वाली डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये हो गई y। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा xi और ये हो गया मेरा yj। ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर जब मैंने चलना शुरू किया तो ये कितना कवर कर लिया, xi, और यहाँ से लेकर जब मैंने चलना शुरू करा तो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, yj। इसका मतलब मैं कितना चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल में कितना चली, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, जो कि एक वेक्टर है, टोटल चली मैं इतना, जो फाइनल चली। तो OP जो मेरा निकल कर आएगा वो आएगा xi प्लस yj, यानी ये कितना आ गया, xi प्लस yj आ गया। ठीक है। देखिए अगर हम x अक्ष की दिशा में चल रहे थे तो हम चल रहे थे xi, हम y अक्ष की दिशा में चल रहे थे तो हम चल रहे थे इतना। फिर हम अगर O से हम इस बिंदु की दिशा में चलेंगे जो हमारा xy समतल पर है, तो हम चलेंगे xy प्लस yj, xi प्लस yj। ठीक है। तो ये देखिए ये xi प्लस yj हो गया। अब इसी तरीके से जब हम 3D में पहुंचते हैं तब भी हम इसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। अब सपोज ये तो मुझे पता चल गया मुझे इस डायरेक्शन में चलना है तो आई कैप यूज़ करना है, इस डायरेक्शन में चलना है तो जे कैप यूज़ करना है, और इसमें चलना है तो के कैप यूज़ करना है। लेकिन उसका क्या, अगर बिंदु x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अलावा कहीं और पर किसी स्पेस में हो, स्पेस में हमने कोई बिंदु ले लिया P। देखिए ये ना एक 3D है, तो आपको इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो आपको शो हो रहा है ये एक्चुअली एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ या एक घन के आकार का है। ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर x अक्ष लिया है, यहाँ y अक्ष लिया है, यहाँ z अक्ष लिया है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z अक्ष भी ले सकते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु पर पहुँचना है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैं इस बिंदु पर पहुँचूंगी तभी तो पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस हमने कवर की है। यहाँ तो मुझे पता चल गई, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं आ गई xi। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की भी मुझे पता चल गई, मैं आ रही हूँ yj। इसमें कोई प्रॉब्लम, देखिए जब हम x अक्ष के अलोंग चल रहे हैं और ये पॉइंट है हमारा PXYZ, जब 2D में हमारा पॉइंट था XY, तो ये डिस्टेंस जो हम x अक्ष के अलोंग चल रहे थे ये थी xi। इसी तरीके से ये पॉइंट है XYZ, जब हम x अक्ष के अलोंग डायरेक्शन डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो होगी हमारी xi। ठीक है। फिर जब हमने यहाँ पर y अक्ष के अलोंग डिस्टेंस कवर की तो वो थी मेरी yj। इसी तरीके से जब हम यहाँ y अक्ष के अलोंग डिस्टेंस कवर करेंगे, भाई ये भी yj, ये भी yj, तीसरा वो भी yj, क्योंकि इक्वल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। इसीलिए अगर ये मेरा yj है तो ये भी yj होगा। इसी तरीके से अगर ये मेरा yj है तो ये भी मेरा yj होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने कवर की xi इस डायरेक्शन में, फिर हमने कवर की yj इस डायरेक्शन में, और अब हम कवर करेंगे ये zk इस डायरेक्शन में। तो हम पहुंच जाएंगे इस बिंदु P तक। ठीक है। यानी हम फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया OP। ठीक है। और वो एक्चुअल में है कितना, xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यानी ये मेरा कितना आ गया वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस तरीके से 3D में अगर हमारा कोई भी पॉइंट है तो हम उसका ये निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, आई जे और के फॉर्म में ही। इसलिए आई जे और के का अपना बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए ये जो घनाभ था ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हम ये गए इतना और फिर यहाँ चले गए, ऐसे भी हम जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया ना ये 3D फिगर है। ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो स्क्वायर शो हो रहा है, एक्चुअली ये रेक्टेंगल है, ये वाला ये बाहर उभरा हुआ है। अगर हम इस आकृति को एक घनाभ माने तो ये जो बाउंड्री मैंने कवर की है, ये वाली, ये बाहर वाली है जो उभरी हुई है, और पीछे वाली कौन सी है, पीछे वाली है ये है पीछे वाली। ठीक है, तो ये आप, इसलिए आप इसको यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां नहीं जा सकते, क्योंकि एक्चुअल में ये वाली और ये वाली तो मिल ही नहीं रही। ये वाली तो है हमारी बैक साइड में, और ये वाली है हमारी एक्चुअल में जो पूरी है वो है हमारी फ्रंट साइड में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस पॉइंट तक पहुंचने का क्या रास्ता बचता है, ये या ये, इस तरीके से और भी रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको वो इमेजिन करनी पड़ेगी फिगर अपने माइंड में, और आपका आंसर यही आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्स वाई और जेड अक्षों के अलोंग इकाई सदिश। बहुत सारी थ्योरी हो गई। अब शुरू करते हैं यहाँ पर थोड़ी से क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई और जेड की मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश ए और बी बराबर हों। यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं आई जे के की फॉर्म में, और बोला गया कि ये दोनों सदिश बराबर हैं। तो हमें एक्स वाई और जेड के, यानी एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। देखिए कोई भी दो सदिश बराबर कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर सदिश ए बराबर दिया है सदिश बी के। इसका मतलब एक्स आई, ए की वैल्यू रख रही हूँ मैं वहाँ से, एक्स आई माइनस 3j प्लस 2k बराबर दिया है माइनस हाफ आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये सदिश इस सदिश के बराबर कब होगा, जब x का ये वाला कॉफिशिएंट, सॉरी i का ये वाला कॉफिशिएंट i के इस वाले कॉफिशिएंट के बराबर होगा, और j का ये वाला कॉफिशिएंट j के इस वाले कॉफिशिएंट के बराबर होगा, और इसी तरीके से k का ये वाला कॉफिशिएंट k के इस वाले कॉफिशिएंट के बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकलता है, x बराबर -1/2, y बराबर -3 और z बराबर 2। तो आ गई हमारी x, y और z की वैल्यूज। यदि a बराबर i प्लस 2j प्लस k तथा b बराबर 2i प्लस j प्लस k हो, तो a का मापांक और b का मापांक ज्ञात करना है। यानी आपको a मॉडुलस और b मॉडुलस निकालने हैं, यानी दोनों वेक्टर्स के आपको मैग्नीट्यूड निकालने हैं। ठीक है, और साथ के साथ ये भी बताना है क्या a और b बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a गिवन है i प्लस 2j प्लस k। यहाँ से a का मापांक कितना आएगा, हमने सीखा था इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए बता दे रही हूँ कि अगर आपके पास a इस फॉर्म में हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो a का मापांक कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यही था ना। चलिए x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 + 4 5, 5 + 1 6, आ गया अंडर रूट 6। इसी तरीके से b हमारा क्या गिवन है, 2i प्लस j प्लस k। यहाँ से b मापांक हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2
का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √6। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमारा a का मापांक भी √6 है और b का मापांक भी √6 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों i, j, k के फॉर्म में है, तो ये दोनों हमारे समान वेक्टर हो गए? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जो i, j और k के कॉफिशिएंट हैं वो अलग अलग है। यानी ये बराबर कब होंगे? ये बराबर एग्जैक्टली तभी होंगे जब i के कॉफिशिएंट भी बराबर होंगे, j के कॉफिशिएंट भी बराबर होंगे और k के कॉफिशिएंट भी बराबर होंगे। तो अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास a मॉडुलस और b मॉडुलस इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर इक्वल है ही है। आपको वेक्टर इक्वल करने के लिए अगर मैं कोई वेक्टर दे दूँ ना कि 2i - 3j + 4k, ये वेक्टर है, इसके इक्वल वेक्टर क्या होगा? तो बेटा इसके इक्वल वेक्टर ना यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा वेक्टर इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, आप इतना कर सकते हो इसको, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो गया तो ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया तो ये इसके इक्वल होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही होना चाहिए, i के कॉफिशिएंट भी बराबर, j के कॉफिशिएंट भी बराबर और k के कॉफिशिएंट भी बराबर। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था? a मापांक और b मापांक का मान, वो हमने निकाल दिया है। इसीलिए बाद में पूछा गया कि क्या a और b बराबर है, लेकिन a और b यहाँ पर बराबर नहीं है। a बराबर 3i + 2j + k की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई सदिश क्या होता है? हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास है, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को इसी के मैग्नीट्यूड से भाग कर दें तो मैग्नीट्यूड रह जाएगा 1। भाई ऊपर भी वही चीज़ है, ऊपर सपोज इसका मैग्नीट्यूड 3 है और हमने 3 से ही डिवाइड कर दिया तो बचा 1, मैग्नीट्यूड 1 बच गया। मैग्नीट्यूड 1 बचने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा इकाई सदिश, क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें है ही है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है जैसे कि 3i आपके पास कोई वेक्टर है और इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपने डिवाइड कर दिया 3 से और बच गया आपके पास i। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश निकालना हो तो वो ये होता है, और यूनिट वेक्टर को यानी इकाई सदिश को हम शो करते हैं कैप से, यानी a कैप बराबर a वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मापांक। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। चलिए, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। a वेक्टर तो मेरे पास है जो हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, लेकिन a मापांक मेरे पास नहीं है। तो हम a अगर निकालते हैं, देखिए ये जो a है ना और ये जो a मापांक है ये दोनों सेम हैं, यानी अगर मैं सिंपल a भी लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये वेक्टर a का मापांक है। ठीक है, तो हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। मापांक निकालिए, √ i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया? √14। इसलिए a कैप हमारा कितना आ जाएगा? 3i + 2j + k, यहाँ रखिए 3i + 2j + k डिवाइडेड बाय a मापांक यानी √14, ये आ गया। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3/√14i + 2/√14j + 1/√14k, ये आ गया हमारा इकाई सदिश। अब आप देख लीजिए, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो 1 आएगा वो, क्योंकि इकाई सदिश है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा इकाई सदिश। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना आपसे इकाई सदिश नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन में इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा सदिश निकाला जिसका मापांक 1 है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा सदिश निकालिए जिसका मापांक 2, 3, 4 या कोई भी नंबर दे देंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इकाई सदिश तो हमें निकालना ही निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 1। सपोज हमें वो वाला वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो हम उस कंडीशन में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 3 मैग्नीट्यूड वाला, 3 मापांक वाला सदिश आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी टाइप का है। a बराबर i माइनस 2j, यहाँ पर k नहीं है। a बराबर i माइनस 2j की दिशा में मापांक 7 इकाई वाला सदिश ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका मापांक 7 है और डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम निकालेंगे इसका मापांक। चलिए, a कितना गिवन है? i माइनस 2j, तो a का मापांक कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी आ गया √5। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कितना आ गया? ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर। वैल्यूज रख दीजिए, इसकी रखेंगे i माइनस 2j और इसकी रखेंगे √5, यानी कितना आ गया? 1/√5i माइनस 2/√5j। ये क्या आया बच्चों? ये आया हमारा a कैप यानी इकाई सदिश, लेकिन हमें क्या निकालना है? 7 इकाई वाला मापांक निकालना, 7 इकाई मापांक वाला सदिश निकालना है। तो जो हमारा अभीष्ट सदिश होगा, अभीष्ट सदिश होगा वो क्या होगा? 7 × a कैप, यही होगा। अब ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 7, यानी 7/√5 i माइनस 7 2 14/√5 j। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मैग्नीट्यूड वाले सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सदिशों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। इसके लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये, सदिशों a बराबर 2i + 2j - 5k और b 2i + j + 3k के योग की दिशा में इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। यानी आपने क्या निकालना है? आपने पहले a और b को जोड़ना है, फिर उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसका आंसर भेजना है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोगों ने बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।